नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्रीफेयर क्लासेस के एक नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वीट के बारे में, यानी कि खरपतवार के बारे में, इसके कंट्रोल के बारे में, कैसे खरपतवार को नियंत्रण में ला सकते हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और आइए समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वीट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी विशेषताएं के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, वीट्स के कितने वर्गीकरण है, कितने तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ वीट कंट्रोल, मतलब कैसे इसको हम नियंत्रण में कर सकते हैं, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स है, उस पर हम बात करने वाले हैं। मेथड ऑफ वीट कंट्रोल यानी कि आपको खरपतवार कंट्रोल करने की क्या विधि है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। लास्ट में हम इसकी क्विक रिवीजन देखेंगे, एक समरी देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या है हमारा डेफिनेशन। वीड क्या है, व्हाट इज वीड, वीड एक्चुअली क्या, किस चीज को हम कहते हैं। देखिए, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीड बहुत तरीके के होते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है कि वीड, एक वीड ये भी होता है जो कि पेपर के बने हुए होते हैं फॉर स्मोकिंग पर्पस। लेकिन इस वीडियो में हम इस वीड की बात नहीं कर रहे हैं। जो का पार्ट हम वीड की बात कर रहे हैं, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार वो होता है जो अनसर्टेन, या फिर कह सकते हैं कि जिसकी जहां पे कोई जरूरत नहीं हो वहां पे उग जाने वाला क्रॉप, उग जाने वाला प्लांट को हम वीड कह देते हैं, जिसे हम अनवांटेड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लगाया है सरसों, सरसों लगाया है, और यहाँ पे निकल गया है वीट, ठीक है, गेहूं। तो सरसों के खेत में अगर गेहूं आता है, तो ये तो क्रॉप है जिससे हम वीट को तो हम ग्रो करते हैं। और वीट को कैसे, वीट से बहुत सारी चीजें बनती है, वीट से सूजी बनती है, मैदा बनती है, आटे बनते हैं, रोटी बनती है, बहुत सारी चीज बनते हैं। तो ये यूजफुल है। इसे वीट को हम वीट कैसे कहेंगे, ठीक है, मतलब वीट को हम वीट का नाम कैसे दे देंगे, मतलब खरपतवार का नाम कैसे दे देंगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा डिफिनेशन है, आपके माइंड में रहना चाहिए कि वीड वो होता है, खरपतवार वो होता है जो आपकी जरूरत भी हो सकता है कि वो जो प्लांट निकला है वो यूजफुल हो सम काइंड, लेकिन वो गलत टाइम पे गलत जगह पे वो ग्रो कर गया है, तो वो वीड कहलाएगा। ठीक है, मतलब अनवांटेड प्लांट को हम कहते हैं वीड। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। वाई आर वीड सो एग्रेसिव। वीड जो हमारा होता है, मतलब जो खरपतवार होते हैं, वो इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं, कि क्यों होते हैं, इतने ज्यादा मात्रा में क्यों फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीड का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब बीज का जो उत्पाद होता है, वो अत्यधिक होता है। वीड्स प्रोड्यूस मैसिव क्वांटिटीज ऑफ सीड्स। जो वीड होते हैं हमारे, जो खरपतवार देखे जाते हैं, वो बहुत तरीके के होते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कितने तरीके के होते हैं। तो उसकी जो सीड्स है, मतलब इसकी ग्रोइंग रेट जो है वो काफी फास्ट होती है। और खास करके वीड्स आपको ज्यादा क्यों देखने को मिलते हैं। पहला तो है कि जो इसकी सीड रेट है, मतलब इसकी सीड की प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि इसको कम न्यूट्रिएंट्स में, कम वाटर में, ये एक ऐसे जगह पे अपने आप को ढाल देता है कि इसे अगर कम न्यूट्रिएंट्स भी मिले, कम पानी भी मिले, फिर भी वो ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो एडेप्टेबिलिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, कहने का मतलब कि हमारा जो मेन क्रॉप होता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा है, फॉर एग्जांपल जैसे हम समझ लेते हैं कि एक सिंगल प्लांट जैसे कि एमरंथस, ठीक है, ये वीड का नाम है। एमरंथस जो है वो, जिसे हिंदी में हम चौलाई के नाम से भी जानते हैं, वो प्रोड्यूस करता है तकरीबन, देख सकते हैं, तकरीबन लाख सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब एक प्लांट से लाख होता है। तो समझ लीजिए, अगर एक प्लांट अगर ग्रो हो गया सक्सेसफुल, और ये सीड दे रहा है, मतलब इसके अंदर से सीड आ रहे हैं, और ये अच्छे तरीके से सीड बन चुके हैं, और ये अगर सीड ड्रॉप हुआ है जमीन पे, मान लो 1 लाख सीड्स ड्रॉप हो चुके हैं, तो 1 लाख में से अगर मोर्टेलिटी रेट अगर 50% भी हो, तो कितना होगा, 15,000 नए प्लांट्स जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप पॉपुलेशन देख सकते हो कितना एग्रेसिव होता है ये। और ये इतना एग्रेसिव इसलिए भी होता है क्योंकि इसका तो प्रोडक्शन है ही मास, उसके साथ साथ इसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं, क्योंकि ये आपके नियर बाई जो प्लांट्स होते हैं
वो जो मेन आपका प्लांट्स होता है उस पे भी हावी कर जाते हैं, उसको जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो ये भी खींच लेता है। तो इस वजह से फिर दूसरा हमारा है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है? हालांकि हमने सीड साइंस में पूरे डिटेल में बात किया, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि सीड डोरमेंसी क्या होता है। सीड डोरमेंसी वो होता है जिसे बीज एक जैसे कि सीड है ये एक ऐसे फेज में चला जाता है जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं। वो एक स्लीपिंग फेज में चला जाता है, मतलब रेस्ट, मतलब उसको अगर हम एक्सटर्नली से हम फोर्स न लगाए, इसके जो कोट होते हैं, सीड कोट होते हैं, उसे अगर हम ब्रेक ना करें तो वो सोया हुआ रहेगा। वो अपने समय पे जो है वो नहीं जगेगा। कहने का मतलब कि वो सालों साल तक रह सकता है, स्प्राउटिंग नहीं होगी उसमें, ना उसमें से रूट्स निकलेंगे। या स्प्राउटिंग होगी ना रूट्स निकलेंगे, तो वो समझिए एक तरीके से वो डोरमेंसी में है। मतलब कह सकते हैं कि आपको देख के पता नहीं चलेगा कि वो सीड जर्मिनेट करने लायक है या नहीं है, वो मर गया है। वो आपको जमीन में ही सरा सरा दिख जाएगा आपको। तो इस तरीके का सीड डोरमेंसी का एक बेस्ट एग्जांपल है आपका सीड डोरमेंसी ब्रेक करने का, वो है लोटस। लोटस का जो सीड होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसके हम रब करते हैं, इसकी ऊपरी जो है सेल स्कैरिफिकेशन, मतलब इसके स्क्रॉच करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, देन ये जर्मिनेट, मतलब जर्मिनेट स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ये जर्मिनेट करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम जान लेते हैं वाई आर वीड सो एग्रेसिव। पार्ट टू। पहले तो हमने जान लिया था कि क्यों होते हैं एग्रेसिव, अब यहाँ से हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, पहला जो होता है क्रॉप रूट, जो कि फसल की जड़ें होती है, वो इस तरीके से बढ़ती है। और जो आपको देखने को मिलेगा वीड का, वीड में ही अलग अलग, जैसे कि इसमें जो क्रॉप्स लगते हैं, तो इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत लंबे तक होती है। कॉन्वोल्वस एरेंसिस जो वीट का नाम है, इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, जो कि डीप रूट जो वाटर को अच्छे तरीके से इंटेक करता है। तो क्रॉप को अगर हम पानी देते हैं, मान लो क्रॉप के पानी हमने दिया, तो इसकी मिट्टी से पानी सिक्रीट होकर के पानी का लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ तो रूट पहुंच नहीं पा रहा है, तो यहाँ से रूट वो इंटेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसकी रूट ज्यादा ज्यादा मतलब मोटी है, ज्यादा बड़ी है, तो ये इनटेक कर ले रहा है, तो इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जा रही है। तो वही एज कंपेयर टू हम दूसरा, हम इसमें सब फिगर को समझ लेते हैं। ये है वीट, मतलब गेहूं का प्लांट है, इसमें लगने वाला जो वीड है उसको हम कहते हैं फ्लैरिस माइनर, जो कि गेहूं का मामा कहलाता है। कहने का मतलब कि एज सिमिलर क्लोन जैसा दिखता है, जल्दी से आप पहचान नहीं सकते कि कौन वीट है कौन फ्लैरिस माइनर है, जब तक कि इसका एक प्रॉपर एक स्टेज में नहीं आ जाता है। जब ये अब छोटा रहेगा, इसकी हाइट अगर मान लो कि 5-6 इंच है, तो आप देख करके जल्दी पता नहीं कर सकते। इसकी आपको स्टीम की मोटाई देख करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा जो है फ्लैरिस माइनर है और कौन सा वीट है। तो इस तरीके से इसको गेहूं का मामा कहते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, हो सकता है कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले इससे, तो आप इसे ध्यान में रखिए। फ्लैरिस माइनर को गेहूं का मामा कहा जाता है, और गेहूं वाले जो क्रॉप होते हैं, मतलब जो सीजन होते हैं, वीट के सीजन, उसमें फ्लैरिस माइनर देखने को मिलता है, और खास करके गेहूं के फसल में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए डीप रूट सिस्टम में आपने समझ लिया कि गहरी जड़ प्रणाली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो भी सॉइल की जो मॉइस्चर वगैरह होती है, जो खाद वगैरह हो जाते हैं, जो डीप रूटेड होते हैं, वो पहले खींचते हैं। तो डीप रूटेड आपको यहाँ पे एज कंपेयर क्रॉप टू वीट देखने को मिला। क्रॉप का छोटा रूट है और लंबा रूट आपको यहाँ पे वीट का देखने को मिला। और यहाँ पे आपको देखने को मिला कि शरीर की जो समानता है वो सेम सेम है, मतलब मिमिक करती है एक दूसरे की, एकदम कॉपी है। तो जो इसको आप देते हैं खाद, वो भी ये ले लेता है, तो ये भी इसकी भी ग्रोथ एज सिमिलर ही बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन, वीट के क्लासिफिकेशन। तो यूं तो कहें कि वीट जो है वो बहुत तरीके के हैं, लेकिन बहुत तरीके के हैं कैसे हैं, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल हम बात करेंगे, लाइफ साइकिल, साथ में हम कोटिल्यूडन्स बात करेंगे, लीफ के शेप के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे 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 आप पहचानोगे। तो देखिए खरपतवारों का मतलब वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहले आपको एनुअल देखने को मिलता है। एनुअल मतलब एक वर्षीय जो होते हैं वो। दूसरा होता है बाइनियल, जो 1 से 2 साल तक जो रहते हैं उसको बोलते हैं। पेरेनियल, जो कि 2 से अधिक रहते हैं, 2 साल 3 साल तक जो रहते हैं, लाइफ साइकिल जिसको वीट का रहता है उसको हम बोलते हैं पेरेनियल। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कॉटिल्यूडन्स और लीफ शेप के बारे में। तो जो नैरो लीफ होते हैं उसे हम कहते हैं संकड़ी पत्ती, और जो ब्रॉड लीफ होते हैं उसे कहते हैं चौड़ी पत्ती। तो ये दो तरीके के आपको वीड देखने को मिलते हैं अलग अलग।
इसमें हमने क्लासिफाई किया है इसके फिगर को समझा करके कि आप कैसे आप चूज कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें आपको चुनने में बहुत आसानी होगी। आगे हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सा। तो लाइफ साइकिल पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो एनुअल वीड्स जो होते हैं, मतलब एक वर्षीय जो होते हैं हमारा खरपतवार, वो सीड से बड़ा होकर के छोटा सा प्लांट बनता है। प्लांट से फ्लावरिंग स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज के बाद ये मर जाता है। मतलब 12 मंथ्स की इसकी लाइफ साइकिल होती है। और हमारे क्रॉप का लाइफ साइकिल कितना होता है? 4 to 5 मंथ हार्डली। ठीक है, 6 महीने के लिए कुछ कुछ क्रॉप्स ही होते हैं, 4 to 5 मंथ्स में हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच में अगर जिसकी अगर मान लो लाइफ साइकिल 12 मंथ्स रहेंगी, तो अगर हम छोड़ भी दें तो फसल हमारा पहले कटेगा, तो वीड फिर भी वो जिंदा रहेंगे। वो 12 महीने के लिए इसका लाइफ साइकिल है। तो इस हिसाब से आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, इसमें हम समझते हैं बथुआ। तो बथुआ का एग्जांपल हम समझते हैं। बथुआ जो है एक तरीके का क्या है, एक सीजन में जो है वो सीजन में कंप्लीट होता है। ठीक है, बथुआ। और वही हम बाइनियल वीड्स की बात कर लेते हैं, जो द्विवर्षीय होती है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा स्टेज, सेकेंड ईयर में आपके यहाँ फ्लावरिंग और फुल्ली पॉड्स इसमें आप प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि सीड फॉर्म करता है। तो इस तरीके का यह प्लांट होता है, जिसका नाम है चिकोरी, या फिर आप कह सकते हैं कासनी। ठीक है, इस तरीके का प्लांट देखने को मिलता है। हल्का 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 ऐसे 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 रेप्टाइल टाइप का यहाँ पे आपको लीव्स देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए अब हम समझ लेते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के बारे में अभी भी समझा है, लेकिन पेरिनियल के बारे में हम समझ लेते हैं। पेरिनियल आपको समझ में आया कि जो 2 साल से ज्यादा तक रहते हैं जिसकी लाइफ साइकिल, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल। तो वो इस तरीके के ये घास देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसके लाइफ जो होती है वो बहुत साल तक होती है। मतलब 1 साल 2 साल नहीं, वो 3 साल 4 साल तक भी ये इसके लाइफ रहते हैं। जो कि हमारा है सिप्रस रोटुंडस, मोथा जिसे कहते हैं, नट ग्रास के नाम से भी हम जानते हैं। या फिर है सेनोडेन डेक्टुलन, जिसे हम दूध घास के नाम से जानते हैं। बरमूडा ग्रास भी इसे कहते हैं, जो कि घास आपको हर जगह दूभी कहते हैं, घास कहते हैं, मोथा कहते हैं। ये सब चीजें आपको आपके गार्डन्स वगैरह में, आपके आसपास बैकयार्ड्स वगैरह में ये सब आपको इजीली देखने को मिलते हैं। ये बहुत जिद्दी होते हैं, वो जल्दी खत्म नहीं होते हैं। अगर आपकी इसकी अच्छी तरीके से रूट्स निकाल भी दो, तो भी कुछ ना कुछ अगर रूट्स के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो नया से फिर वो जर्मिनेट होने लगता है। ठीक है, अब ये इतना टफ क्यों है? इवन इफ यू कट द टॉप, द अंडरग्राउंड ट्यूबर्स स्प्राउट्स अगेन। आपको मैंने बताया अभी कि अगर ऊपर से आप कट भी कर देते हैं, थोड़ा सा भी रूट रह जाता है, तो फिर वापस से ये निकल जाता है। इसलिए वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी नमी मिली तो वापस से वो ग्रो हो जाएंगे। अब समझते हैं नैरो लीफ वर्सेस ब्रॉड लीफ, इन दोनों में क्या अंतर है। नैरो मतलब कि पतला, और ब्रॉड मतलब चौड़ा। ठीक है, मोनोकॉट्स इसमें होते हैं, मतलब संकीर्णी पत्ती वाले में तो क्या होते हैं, सिंगल। कॉटिलिडोन्स के ग्रुप पर बात करें तो मोनोकॉट और डाइकॉट में हमने पढ़ा था, वैसे ही इसमें हम मोनोकॉट्स पढ़ेंगे और डाइकॉट पढ़ेंगे। मोनोकॉट की बात कर लेते हैं, इसमें पैरेलल वेन होते हैं मोस्टली ग्रेजेस में, घास में, जिको जो कि फ्लैरिस माइनर का एग्जांपल है, गेहूं का जो मामा है वो। और वही अगर हम बात कर लेते हैं ब्रॉड लीफ में, तो इसमें नेट लाइक वेन देखने को मिलता है, जालीदार जालीदार, जो कि है पार्थेनियम। पार्थेनियम घास की बात कर रहे हैं। ठीक है, गाजर घास के नाम से भी उसको हम जानते हैं। अब समझते हैं हर्बिसाइड चॉइस डिपेंड्स ऑन इंटायरली ऑन द लीफ शेप। तो जो हमारा हर्बिसाइड है, हम किसी भी वीड पे कोई भी हर्बिसाइड यूज नहीं करते हैं। अगर मान लो किसी फसल में हम फसल के नाम से अगर लाते हैं अगर वीडीसाइड, तो या फिर हर्बिसाइड, तो कैसे होता है। मान लो कि अगर हम वीट का अगर हमने फसल लगाया है, तो वीट में क्या होगा, प्लेरिस माइनर ज्यादा देखे जाते हैं। और भी सारे वीड्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखे जाते हैं। तो हमारा टारगेट कौन सा होता है वीट, हमारा टारगेट वीट जो होता है वो प्लेडिस माइनर होता है, मतलब गेहूं का मामा होता है। तो इसको किल करने के लिए हम हर्बिसाइड लाएंगे, ना कि हमने ले आना है ये पार्थिनियम ग्रास को मारने के लिए। आपको क्रॉप को टारगेट करके, आपको वीट को टारगेट करके आपको लाना है हर्बिसाइड्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी हर्बिसाइड आप किसी भी फसल में डाल दोगे तो वो किल नहीं होगा, हो सकता है कि उल्टा आपके क्रॉप्स को ही डैमेज कर दे। ठीक है, चलिए आप समझते हैं ये 3 पिलर के हिसाब से इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मतलब कि प्रभावी खरपतवार का प्रबंधन कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रिवेंशन, यानी कि रोकथाम, रोकथाम करना है। दूसरा है कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करना है। तीसरा है इरेडिकेशन, यानी कि इसमें करना है उन्मूलन। अब कैसे ये सब चीज कर सकते हैं, पहला इफेक्टिव क्या है। सबसे पहले प्रिवेंशन, आपको देखना है कि जब भी वीड निकलने लगा,
तो उसको पहले क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, मतलब इसको खींच के पिंच से उखाड़ के फेंक देना है। इसमें हम करेंगे इस पेड़ की मदद से, क्या कहते हैं इसको, अपने आम भाषा में हम उसे कहते हैं किरौनी, लेकिन हम इंग्लिश में कहते हैं उसे वीडिंग। ठीक है, तो हमें वीडिंग करना है टाइम टू टाइम, ताकि ये जो आपका वीड है वो आपके क्रॉप से ज्यादा ग्रोथ न ले, मतलब आपको जो क्रॉप को आप जो दे रहे हैं, क्वालिटी जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जो आप फर्टिलाइजर्स वगैरह दे रहे हैं, वो आपका वीड न ले जाए। ठीक है, उसके लिए तो ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया है तो आपके जो मेन क्रॉप है, सपोज कि ये मेन क्रॉप है और ये है आपका एनमी जो कि है वीड, ठीक है, और ये आपका क्रॉप है। तो अगर मान लो अगर सही टाइम पे अगर आपने वीट को नहीं रोका तो वीट का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, क्रॉप का जो ग्रोथ है वो कम जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फास्ट रेट में जो है वो ग्रोथ होता है वीट का, और इसको कवर कर देगा ना, इसको सही से सनलाइट मिल पाएंगी, ना इसको सही से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, तो आपके जो लॉसेज हैं वो इस कारण आपको काफी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं कि कैसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्या है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, आपको पता होगा कि जो मतलब रोकथाम है, रोकथाम क्या चीज से अच्छा है, क्योर, मतलब बाद में जो आप जिस का पछतावा करेंगे उससे पहले है कि आपको पहले उस चीज से बचाव करना है। कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आप खेतों में जाइएगा, जब भी आप जुताई करने के लिए जाएं, जब भी आप सीड सो करते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, पहले दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको जो भी ट्रैक्टर्स वगैरह आते हैं उसकी सफाई करनी है। अगर मान लो दूसरे खेतों से आई है और दूसरे खेतों में अगर जुताई हो गई बिना साफ किए हुए, तो उससे वीड जो है आपके खेतों में ट्रांसफर हो जाएंगे। उससे क्या हो गया, उससे होगा कि दूसरे क्रॉप्स का जो वीड है वो आपके खेतों में आ गया, वो यहाँ पे अपना छाप छोड़ जाएगा। दूसरा क्या है कि दूसरा, जब भी आप वीड देते हैं, सॉरी, जब भी आप सीड देते हैं तो सीड में देखें कि उसमें कोई वीड तो नहीं है, उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, इससे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जब भी आप पहला फसल को ग्रो करो तो उसके पहले क्या करो कि पहले पता करो कि कौन सा इसमें वीड लगा है। जब ये नया ग्रो करने वाले हो, नया क्रॉप्स को लगाने वाले हो, तो बीच में जो है आप कुछ दिन के लिए उसको स्टे करते हो, छोड़ते हो जुताई करके, ताकि जो है सनलाइट से वो हीट करके वो मर जाए। या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए आप उसमें क्या कर सकते हो, वीडीसाइड, हर्बिसाइड्स स्प्रे कर सकते हो। ठीक, अब क्या होता है प्योर वीट फ्री क्रॉप कैसे ला सकते हैं, तो सीड मतलब कि जो हमारा बीज है, बीज की गुणवत्ता को हम चेक करेंगे, वैसे ही लाएंगे जो कि खुले तरीके से सर्टिफाइड वीड हो। ऐसा नहीं हो कि हमने किसी से ऐसे ही खुले में ले लिया जिसमें बहुत सारे वीड्स हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। क्लीनिंग फ्रॉम फार्म मशीनरी, आपको पता है कि मैंने बताया कि टायर वगैरह को पहले क्लीन कर दें, पानी से वॉश कर दें बाहर, उसके बाद ही फील्ड में आप क्या करें, इसको यूज करें। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, कंट्रोल और इरेडिकेशन क्या होता है, तो पहले ये नियंत्रण की बात कर लेते हैं, यानी कंट्रोल में तो रिड्यूसिंग वीट पॉपुलेशन टू ए लेवल वेयर दे डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस। कहने का मतलब ये है कि वीट का पहले से कंट्रोल कर ले ताकि आपको इकोनॉमिक लॉस ना देखने को मिले, उस लेवल तक ना पहुंचे। तो खरपतवार की जो संख्या है वो पहले से ही कम कर दे। कहने का मतलब जब क्रॉप की जो डेंसिटी है, जो आपके मेन क्रॉप्स है उसके बीच में अगर वीड आया है तो पहले ही उसको क्या करें, उसकी खरपतवार का क्या करें, खात्मा करें। और कैसे कर सकते हैं, तो वीडिंग करके, मतलब इसको किरौनी करके, घास को हटा करके आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें, ये जो फैक्टर है उसको कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक लॉस का जो ये लाइन है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इरेडिकेशन क्या होता है, मतलब इरेडिकेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये समझिए, कंप्लीटली वाइपिंग आउट अ वीड स्पेसीज इंक्लूडिंग ऑल सीड्स एंड रूट्स, इसे कहते हैं इरेडिकेशन। कहने का मतलब कि जो जो आपके प्लॉट में लगा है, जो आपके फील्ड में लगा है, खेतों में जो लगा है खरपतवार, उसको पूरी तरीके से इसको निकाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसे हम क्या कहेंगे, इरेडिकेशन कहेंगे। ठीक है, कि अब हम बात कर रहे हैं कल्चरल मेथड के, जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। आपको पता है कि हमने कल्चरल मेथड के बारे में बहुत बड़ी बात किया है, अगर आपने नहीं जाना है कल्चरल मेथड होता क्या है, तो ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फसलों का क्या करते हैं, फसलों का चक्र को घुमाते हैं, यानी क्रॉप रोटेशन करते हैं। अगर इस सीजन में व्हीट है तो अगले सीजन में आपको लेग्यूम क्रॉप देखने को मिलेगा, जैसे पी देखने को मिलेगा, अगले में
मतलब देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? एक ही तो रिपीट कर सकते हैं, वीट 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 तो हम हमेशा लगा सकते हैं ना एक ही खेतों में। लेकिन इसलिए करते हैं ताकि जो है हमारा पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह जो है वापस से रिपीट ना हो सके और वीड भी रिपीट ना हो सके, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। तो इससे लाइफ साइकिल जो है वो क्या होती है, ब्रेक होती है इसकी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो है हमारा क्या है कल्चरल मेथड में, इसमें है हमारा स्टेबल सीड बेड। सीड बेड जो हमें एक तरीके का रहता है, तो उसमें भी दिक्कतें होती हैं। वो अपना जगह ढूंढ लेता है, अपना घर ढूंढ लेता है वीट कि हमें यहीं पे निकलना है, हमें वापस यहीं पे निकलना है। तो वो क्या करता है, वो सस्टेन हो जाता है एक जगह से। तो हमेशा क्या करना है, हमेशा ब्रेक करना है उस चीज को, इरिगेट करना है, स्प्राउट्स निकलते हैं उसको प्लॉगिंग करना है। प्लांट जो आएंगे वो बेस्ट आएंगे, साइड में आपका वीडिंग जो वीड्स वगैरह है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो स्टेबल सीड बेड जो है वो क्या करता है, इरिगेशन एम्प्टी फील्ड्स टू फोर्स वीड सीड्स टू स्प्राउट, देन प्लगिंग देम इनटू सॉइल टू किल देम बिफोर प्लांटिंग द एक्चुअल क्रॉप। तो आप समझ गए, ये एक मेथड है जिसमें आपको क्या करना है, पहले तो पानी दे देना है खेतों में। उसके बाद से यहाँ पे वीड निकलेंगे, मतलब इसमें आपको मेन क्रॉप नहीं ग्रो करना है, ठीक है। पहले पानी दे देना है, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से घास वास निकलेंगे, वीड निकलेंगे। उसके बाद इसकी जुताई करनी है, देन आपको प्लांटेशन करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही मार देना है पानी दे करके। चलिए, अब है हमारा मैकेनिकल मेथड और फिजिकल मेथड, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैसे आप जो है वो वीडिंग कर सकते हैं। तो हमने बताया बहुत बार कि आप यूज करेंगे स्पेड, स्पेड आप यूज करेंगे खुरपा, ठीक है, खुरपा यूज करेंगे। तो कैसे जो है वो आप इसको हटा सकते हैं, तो ये आपको पता हो कि हैंड ब्रीडिंग के लिए हम खुरपा निराई गुराई करने के लिए यूज करते हैं, या फिर साथ में सिकल खुरपी कहते हैं उसको यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हसुआ यूज करते हैं इसको वीट को काटने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है फिजिकल मेथड। और ये जरूरी क्यों है, फिजिकली डिस्ट्रॉय वीड यूजिंग फार्म टूल्स और मशीन्स और हैंड्स। तो ये उपकरणों के द्वारा जो अगर आप वीट कंट्रोल करते हैं तो इससे आपकी क्या होगी, जो आप हर्बिसाइड्स या जो भी आप वीडिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो ये तो केमिकल्स होता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा जो है वो आपके मेन क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय करता है, मेन क्रॉप को भी डैमेज करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा फिजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको प्लगिंग करना है टाइम टू टाइम, आपको निराई गुराई करना है। आपको जब भी छोटे से छोटे घास या फिर छोटे छोटे जो भी वीड निकले, उसको क्या कर देना है, उसको कट आउट करके फेंक देना है जो आपको मेन प्लॉट है उससे, ठीक है। टीलेज जो होती है वो जुताई होती है। आपको पता है जो ट्रैक्टर्स पहले प्लगिंग किया जाता था बैल, बैल वगैरह से, ठीक है। अब जो है अब ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। अब जान लेते हैं मैकेनिकल मेथड क्या है। तो देखिए, मैकेनिकल मेथड में हमने पहले तो जाना था प्लगिंग करने का। दूसरा है यहाँ पे मल्चिंग, कैसे आप बच सकते हैं। मल्चिंग देखिए, मल्च जो होता है वो एक मेथड है, मल्चिंग जिसे कहते हैं। मल्च एक सीट आता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक प्लास्टिक का एक थिन लेयर होता है, ये एक बहुत कम माइक्रोन का एक सीट होता है, जिससे हम ब्लैक कलर का सीट को हम क्या करते हैं, पूरे लैंड पे हम फैला देते हैं। और वहीं से हम एक छोटा सा छिद्र बनाते हैं, होल बनाते हैं, जहां हमें सिर्फ प्लांट लगाना हो, जहां से हमारा प्लांट शो किया है। तो अगल बगल क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की जो है वो वेस्टेज नहीं होती है, साथ में वीड्स वगैरह भी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा खर्च भी बच जाता है, और आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आपने समझ गया होगा कि मल्चिंग का क्या प्रोसेस है। मल्चिंग बता दे रहा हूँ कि मल्च का एक सीट आता है, प्लास्टिक का सीट आता है, जो खेतों पे ऐसे बिछाया जाता है और छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, जहाँ पे प्लांट्स को हम लगाते हैं, ठीक है। तो अगल बगल वाले चीज जो कवर रहती है, जिससे वीड्स नहीं निकल पाते हैं, सनलाइट्स इसमें पड़ते हैं तो इसके हीट से मर जाते हैं। चलिए, अब है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, तो आपको पता है जहाँ पे केमिकल का यूज होता है वो केमिकल मेथड है। कहने का मतलब ये है, तो यूज स्पेशलाइज केमिकल पॉइजन कॉल्ड हर्बिसाइड, ठीक है। जो कि हर्बिसाइड्स को हम यूज करते हैं, मतलब खरपतवार को मारने के लिए, उसे हम कहते हैं केमिकल मेथड। बिफोर सोइंग, प्री प्लांट हम जब करते हैं, मतलब सो करने, मतलब बीज को रोपने से पहले। आफ्टर सोइंग, बीज को लगाने से पहले। बिफोर स्प्राउटिंग और आफ्टर प्लांट स्प्राउट, हम तीन जो है अलग अलग स्टेज में क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। कभी कभी आपको प्री प्लांट पे यूज करना पड़ता है, तो ये बेस्ट तरीका होता है।
आफ्टर शोइंग बिफोर स्प्राउटिंग, प्री इमरजेंस वाले स्टेज में आप करते हैं, जब आपको छोटा छोटा दिखता है कि वीड आ गया है तो ये सब अलग जो है स्टेज है। वार्निंग दिया गया है 2,4-D स्ट्रिक्टली यूज टू किल ब्रॉड लीफ वीड्स इन नैरो लीफ क्रॉप्स लाइक वीट। तो आपको ये जो है वो ध्यान देने का बात है, इस चीज को जरूर से दिमाग में रखिए कि जो है वार्निंग साइन हमेशा देख करके कि कोई भी केमिकल्स जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, हमारे क्रॉप्स को भी हार्म करता है। ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड आपको बता देते हैं, जैविक विधियां क्या क्या है। तो आपको पता है कि हालांकि ये बायोलॉजिकल मेथड जो है वो उतना ज्यादा फिलहाल हर किसान के लिए ये तो कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं है या फिर ढूंढ लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं बड़े पैमाने पे। कैसे होता है, नेचुरल लिविंग एनिमल्स जो होता है, जो इंसेक्ट्स जैसे कि पैथोजेंस होते हैं, फिश होते हैं, जो कि वीट को खाते हैं, ठीक है, मतलब खरपतवार को खाते हैं, आपके क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, वैसे आपको क्या ला वैसे आपको लाने हैं लिविंग एनिमीज। ठीक है, नेचुरल लिविंग एनिमीज जो कि खरपतवार को खाए और आपके फसलों को बचाए। तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं, इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं मैक्सिकन बीटल जो है वो क्या करती है, वीट को खाती है। पार्थेनियम वीट जो होता है उसको मैक्सिकन बीटल जो है वो खा जाती है। तो अगर आप ला सकते हैं इसको, मैक्सिकन बीटल को, तो जरूर आप पार्थेनियम वीट को खाने के लिए इसको रख सकते हैं। तो ये है बायोलॉजिकल मेथड का अंदर का एग्जांपल। कारफिश का बात कर लेते हैं, तो ये है एक्वेटिक वीड जो होता है पॉन्ड्स में, उसको खत्म कर देता है कार्पविस। फिश 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 अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन जो है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का क्या सॉल्यूशन होगा। IWM, दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक होता है INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एक होता है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और ये होता है IWM। तो इन तीनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म अच्छे से समझ में आएगा। INM, इन फॉर न्यूट्रिएंट हो जाएगा, P फॉर पेस्ट हो जाएगा, और W फॉर वीड हो जाएगा। तो I सब में कॉमन है और M भी कॉमन है, जो बीच का चीज है सिर्फ चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं वीट को मैनेजमेंट करने के लिए आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस करना है, जो कि मैंने आपको बताया, क्रॉप रोटेशन वगैरह करना है, मैकेनिकल चीजें आपको यूज करना है, जैसे कि प्लॉगिंग वगैरह आपको बताया। बायोलॉजिकल में आपको बताया जैसे कि लिविंग जो एनिमी होता है, नेचुरल एनिमीज होता है, उसको आप ला सकते हैं। केमिकल में आप हर्बिसाइड वीडिसाइड का यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो अब स्मार्ट तरीके से जिसको कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। मतलब कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से हर चीज का उपयोग करके सही मात्रा में यूज करके वीट को मार सकते हैं, मतलब खरपतवार को आप खत्म कर सकते हैं। वही है एक सिस्टमेटिक तरीका। ठीक है। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि जो भी चीज अभी आपको पढ़ाई है, जो भी आपको नोट्स में मैंने बताया है, उसका नोट्स जो है आपको एग्रीफेयर.in वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अगर बुक की बात कर लेते हैं तो आपको ई बुक जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको BSc एग्रीकल्चर का बुक जो है सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में एग्रीकल्चर एग्जाम्स के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्विज भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। साथ में यहाँ पे A to Z जो है आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगा, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। हर एक एक चीज जो है वो डिफाइन किया गया है। तो इसे चेकआउट करना ना भूले। वेबसाइट का नाम है एग्रीफेयर.in। चलिए, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक जो है छोटा सा फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कैसे कैसे आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया था। मिलियन ऑफ सीड्स जो है वो क्या होता है, वो जर्मिनेट होता है, जो कि एमरैंथस जो हमारा वीड है, आपको बताया था कि एक प्लांट जो है वो 1 लाख सीड को क्या कर सकता है, वो 1 लाख सीड को गिरा सकता है अपने जो मतलब जमीन पे, और 1 लाख सीड्स को ग्रो करा सकता है। अगर मैंने बोला कि अगर 50% भी होता है तो 50,000 जो है एक पौधे से 50,000 नए पौधे बन सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा घातक है, आपको याद रखना है। डीप रूट जो होता है वो कैनवोल्वस जो हमारा वीड है उसका होता है। सीडोरमेंसी जो है वो स्लीपिंग स्टेज में होता है, सीडोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है स्कैरिफिकेशन के थ्रू। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री करने का मतलब एक के जैसा दूसरा जो कॉपी करता है उसे मिमिक्री कहते हैं, जो कि होता है फ्लैटिस माइनर, जो कि वीट का मामा, गेहूं का जो मामा कहलाता है, वो होता है फ्लैटिस माइनर, एक जैसा दोनों दिखता है। ठीक है। लाइफ साइकिल के बारे में हमने बात किया, उसमें जो एनुअल कौन सा होता है, तो एनुअल में हमने बथुआ के एग्जांपल को समझा।
बाइनियल जो होता है 2 ईयर तक जो इसका जिसकी ड्यूरेशन होती है, लाइफ साइकिल होती है। जो चिकोड़ी के बारे में हमने समझा। पेरेनियल में हमने नट ग्रास मोथा को समझा, जो कि हमारे घास वगैरह होती है, मोथा वगैरह होती है उसको। ठीक है। उसके बाद हमने लीफ के शेप को समझा, नैरो ग्रासेस के बारे में समझा, जो फिलारिस माइनर होते हैं उसके बारे में, ब्रोड में पार्थेनियम ग्रास को हमने समझा। तो ये दोनों दोनों होते हैं, अलग अलग स्टेज में हमको टारगेट करना है। फिर हमने प्रिंसिपल्स को समझा, कैसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे आप क्लीन कर सकते हैं सीड को, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस से कैसे बच सकते हैं। उसके बाद हमने समझा हाँ कैसे इरेडिकेशन कैसे कर सकते हैं, वाइप आउट कैसे कर सकते हैं। मेथड को हमने समझा, अलग अलग मेथड को, कल्चरल मेथड को समझा हमने, मैकेनिकल मेथड को समझा, केमिकल मेथड को समझा, बायोलॉजिकल मेथड को समझा। ये सारे मेथड जो है वो आपको काम आएंगे वीडिंग में। ठीक है। तो वीड मैनेजमेंट में ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है। साथ में हमने लास्ट में समझा IWM के बारे में, जिसमें हमने समझा कि कैसे आप इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे सभी चीजों का आप स्मार्टली तरीके से चीजों को आप यूटिलाइज करके सही तरीके से वीड को खात्मा कर सकते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहते हैं। अगर आपके मन में एक भी डाउट है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।